हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एट द रेट बाय मिड। सो आज का हम टॉपिक लेने वाले हैं सेल। ठीक है, किस सेल के बारे में बात कर रहे हैं हम क्या बैटरी वाले सेल के बारे में बात कर रहे हैं या फिर बात कर रहे हैं अपने फ़ोन सेल फ़ोन के बारे में? नहीं, हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी वाले सेल के बारे में, यानी वो जिसकी वजह से टर्म बायोलॉजी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अ बेसिक। ठीक है, सो सेल इज अ सेल क्या है ये? बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज ये चैप्टर है क्लास 9th के लिए। ठीक है, ये चैप्टर आपके लिए रहेगा क्लास 9th के लिए, टॉपिक रहेगा सेल। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं सेल से, बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कैसे शुरू करते हैं चैप्टर को, सेल को। ठीक है, देखिए हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर वो लिविंग है, ठीक है, एवरी लिविंग मैटर अराउंड अस, every living matter around us is made up of cell, is made up of a cell, or it is the smallest unit of the living entity, smallest living unit of a living matter। एक living matter की सबसे छोटी यूनिट क्या है, सबसे बेसिक यूनिट क्या है? सेल। ठीक है, जैसे कि अगर एक वॉल को खड़े रहने के लिए सबसे छोटी यूनिट क्या होनी चाहिए? उसकी एक ब्रिक। ठीक है, और वही बहुत सारी ब्रिक इकट्ठी होकर क्या बनाते हैं? एक वॉल बनाते हैं, एक ढांचा निर्माण कर देती हैं। साथ ही साथ जब वो बहुत सारे वॉल्स आपस में साथ में जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है? एक रूम बन जाता है। लेकिन स्टार्टिंग यूनिट क्या रही? ब्रिक। ठीक है, इसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो भी किससे बना हुआ होता है? सबसे छोटी यूनिट से बना होता है। सबसे छोटा जो ढांचा होता है, जो ढांचा निर्माण के लिए चाहिए, नींव जो चाहिए, वो है सेल। ठीक है, अभी अगर हम ये सोचें कि केमिस्ट्री के चैप्टर से हमें सबसे पता चला था कि पहले ये पता चला था कि जो मैटर होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस और दे हैव सम वॉल्यूम। अगर वो मैटर है तो क्या हम मैटर हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म मैटर है? बिल्कुल हम मैटर हैं। लेकिन अगर हम मैटर हैं तो मैटर की तो सबसे छोटी यूनिट क्या थी? एटम। तो अगर मैटर की सबसे छोटी यूनिट एटम थी तो लिविंग मैटर की सबसे छोटी यूनिट सेल क्यों? ठीक है, तो पहले कौन है? क्या एटम सबसे छोटी यूनिट है या सेल सबसे छोटी यूनिट है? अब इसका आंसर क्या रहेगा? देखिए, जब अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ अर्थ जो था, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, ठीक है, उस एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन अगर हम बात करें, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स ऑफ अर्थ, ठीक है, एंड there is a very much time gap, ठीक है, in the formation of the living being, in the formation of the living being or in the formation of a life। बहुत ज़्यादा टाइम लगा। ठीक है, क्योंकि जब ये अर्थ फॉर्म हो रही थी या फिर जब ये प्लैनेट बन रहे थे, जब ये सब कुछ बन रहा था, तो इस समय पे बहुत सारे छोटे छोटे क्या थे? एलिमेंट्स थे, एटम्स थे। ये एटम्स जो हैं आपस में क्या कर रहे हैं? इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक एटम दूसरे एटम से इंटरेक्ट करके क्या बनाएगा? मॉलिक्यूल। ठीक है, जब ये बहुत ज़्यादा आपस में ये सारे इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्ट करते 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 एक टाइम ऐसा आया जब ये मॉलिक्यूल ने क्या बना दिए? छोटे छोटे ऑर्गेनल्स और अ लिविंग मैटर। ठीक है, एंड दैट ऑर्गेनल्स वर्क टुगेदर इन अ एरिया टू फॉर्म सेल। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आया? एटम, देन मॉलिक्यूल, देन ऑर्गेनल, देन सेल। आप ऐसे सोच सकते हैं जैसे कि आप तार जोड़ रहे हैं, अचानक से बल्ब जल गया। ठीक है, बहुत सालों तक। अब देखिए इतना टाइम क्यों लगता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनने में या फर्स्ट लाइफ आने में? इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि व्हेन डिफरेंट एटम्स ऑफ एलिमेंट आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, दे आर नॉट फॉर्मिंग द लिविंग सिस्टम। सारे एटम एलिमेंट जो है वो मिलकर लिविंग सिस्टम नहीं बना सकते। कुछ स्पेसिफिक एसोसिएशन ऑफ एटम और एलिमेंट ही, कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल ही है जिनकी वजह से वाइटैलिटी आती है, जो एक लिविंग सेल, लिविंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो बने हुए हैं बिलियंस ऑफ सच सेल से, और जो सेल है ना उनके अंदर बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, वो किससे बने हुए? बहुत सारे एटम्स, एलिमेंट्स से बने हुए, बहुत सारे एलिमेंट्स से बने हुए जो सेल होता है, लिविंग यूनिट। ठीक है, तो सबसे छोटी यूनिट तो एक मैटर की एटम ही है, लेकिन एक लिविंग मैटर यानी एक लिविंग एंटिटी बनने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? सेल। आइए देखते हैं ये डिस्कवर कैसे हुआ। डिस्कवरी ऑफ
सेल। ठीक है, बहुत सारे चरण हैं इसमें भी कि हम किस तरह से डिस्कवरी पे पहुंचे सेल की, सेल एंड डिस्कवरी। सो फर्स्ट जो डिस्कवरी है सेल की, दैट इज, और फर्स्ट जो साइंटिस्ट रहेंगे इस लाइन में, दैट इज रॉबर्ट हुक। Robert Hooke in year 1665 he have taken a group of lenses, his old microscope जो उन्होंने अपने आप बनाया था। भाई उस समय के जो साइंटिस्ट हैं वो काफ़ी क्यूरियस थे, अभी भी हैं, आज भी हैं, लेकिन क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी बन चुकी हैं, डिस्कवर हो चुकी हैं, तो वी हैव अदर थिंग्स टू डू ऑल्सो। ठीक है, रॉबर्ट हुक जो है उस समय पे वेल डेवलप्ड माइक्रोस्कोप्स नहीं थे। ठीक है, तो ही हैव यूज्ड द लेंस सिस्टम। उन्होंने कुछ लेंस को कंबाइन करके अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया और उससे उन्होंने एक कॉक सेल को, ही हैव स्टडीड अ कॉक सेल। कॉक सेल कहाँ होता है? कॉक सेल इन अ बाग ऑफ अ ट्री, एक प्लांट के बाग से उन्होंने एक कॉक सेल स्टडी किया। ठीक है, मतलब उन्होंने एक टिश्यू ले लिया बाग ऑफ ट्री से और फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर अपना देखा। जब उन्होंने देखा तो उनका माइक्रोस्कोप बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं है जो आज के टाइम पे होते हैं। तो जब उन्होंने देखा तो कॉक सेल कैसे दिखा, ही हैव फाउंड अ हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर आप देखते हैं ना, हनी कोम में बहुत सारे से छोटे छोटे क्या होते हैं, रिपीटेटिव होल्स से होते हैं। ठीक है, जिनमें हनी भरा होता है इस तरह से, तो हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर जो है उनको दिखा, इस तरह का हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर दिखा। ठीक है, और ये हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या कहा, ये इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा दे आर स्मॉल सेलुलास, they are small repetitive cellulars, many or multiple cellulars in the in a area of a cork tissue। कॉक टिश्यू में उन्होंने देखा कि बहुत सारे सेलुलार्स हैं जिन्हें बोला जाता है स्मॉल रूम्स। ठीक है, रिपीटेटिव बेसिक यूनिट्स कॉल्ड एज सेलुलर एंड स्मॉल रूम्स, इनको इन्होंने बोला। ठीक है, ये टर्म जो है सेलुलर से ही टर्म निकली है क्या, सेल, जो आज हम पढ़ते हैं सेल्स, आज भी यूज़ करते हैं ना इस टर्म को, तो आज ये भी अभी तक तो बदली नहीं है। ठीक है, तो यहाँ इनकी डिस्कवरी जो है इस तरह से यूज़फुल हो जाती है क्योंकि ये बताने में कारगर हुए थे कि जो लिविंग एंटिटी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो एक रिपीटेटिव यूनिट से बनी हुई है, यानी बहुत सारी एक जैसी चीज़ हमारे पास है जिसे हम सेल्स कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ वो ये देखे थे कि उस सेल्स की चारों ओर एक बाउंड्री है, बाउंड्री तो ज़रूर है। ठीक है, वो बाउंड्री तो वो पहचान पाए, लेकिन उसके अंदर का कंटेंट वो नहीं पता उनको, वो उनके लेंस सिस्टम में वो जांच नहीं कर पाए। ठीक है, देन देयर इज रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन हैज स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियस। उन्होंने कहा कि सेल के अंदर एक यूनिट होती है न्यूक्लियस, and that nucleus contains some acidic content called as nucleic acids। ठीक है, which is also used as an hereditary material, जो कि ट्रांसफरेबल है एक सेल से दूसरे सेल, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होता है, वो बाद में प्रूफ हुआ। ठीक है, बट रॉबर्ट ब्राउन हैज डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। देन उस सेल के डिफरेंट पार्ट्स भी डिस्कवर हुए। पैरेलली अगर हम देखें तो रॉबर्ट हुक के साथ साथ देर वॉज अ साइंटिस्ट हु हैव स्टडीड अ लिविंग सेल। देखिए कॉक सेल जो होते हैं दे आर डेड सेल, उसमें सिर्फ बाउंड्री स्टडी की जा सकती है बिकॉज दे आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म। सो एंटन वॉन लिवेनहुक he was a scientist who have taken a pond water, उन्होंने pond water लिया to study pond water and studied that pond water अंडर माइक्रोस्कोप सिस्टम। माइक्रोस्कोप सिस्टम में जब उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने क्या पाया, उन्होंने पाया सम मूविंग एंटिटीज इन दी अंडर द माइक्रोस्कोप, सम मूविंग एंटिटी। सो ही फाउंड अ लिविंग सेल। उन्होंने क्या देखा कि ये लिविंग सेल है और कैसे मूविंग एंटिटी है, कैसे दिखते हैं, जानवरों जैसे दिखते हैं जो घूम रहे हैं इधर उधर, एनिमल क्यूल्स उन्होंने कहा इसको, छोटे स्मॉल एनिमल्स जैसे एनिमल क्यूल्स। तो उन्होंने क्या फाउंड किया था, उन्होंने एक बैक्टीरिया स्टडी किया था। ठीक है, उन्होंने जो स्टडी किया था वो एक बैक्टीरियल सेल था फ्रॉम द पॉन्ड। ठीक है, सो इट वाज द डिस्कवरी ऑफ अ लिविंग सेल। अब लिविंग सेल के अंदर क्या है वो रॉबर्ट ब्राउन बताते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें और जो साइंटिस्ट हैं फर्दर दो बहुत जो है डिस्कवरीज हुई, जैसे कि पुकेंजी हैं। पुकेंजी हैव डिस्कवर दी
लिविंग एंटिटी और द लिविंग फ्लूइड इनसाइड द सेल, की एक सेल के अंदर एक लिविंग फ्लूइड होता है जिसे हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, विदाउट विच अ सेल कैन नॉट बी कॉल्ड एज लिविंग। एक सेल उसको लिविंग नहीं कह सकते जब तक इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं है, ठीक है। उसके बाद अलग अलग ऑर्गेनल्स की डिस्कवरी भी साथ साथ होती रही। जब ये सब डिस्कवरी चल रही थी तो एक और वो आती है, थ्योरी आती है, सेल थ्योरी। जब साइंटिस्ट ये सब डिस्कवरी कर रहे होते हैं तो एक और ये डिस्कवरी चलती है कि ये जो सेल्स हैं इसकी हम एक बेसिक थ्योरी क्या रख सकते हैं सभी सेल्स के बारे में, यानी सभी सेल्स के बारे में एक सिंपल सच क्या है, एक जो सभी सेल्स के लिए यूनिवर्सल हो, ठीक है। सो देयर वाज अ साइंटिस्ट शेल्डन and an independently a researcher, that is Sichuan, ठीक है। they both are discovering independently, separately they are discovering. Sheldon was researching on the plant cells and Sichuan was working on the animal cell, and they both led to a same, ठीक है, तो both reached to a same conclusion that every cell, ठीक है, फर्स्ट सेल थ्योरी, एवरी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अगर हम बात करें सभी जो ऑर्गेनिज्म है, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, सभी बने हुए हैं, ठीक है। उन्होंने कहा प्लांट जो है वो सेम यूनिट से बने हुए हैं, एनिमल्स भी सेम यूनिट से बने हुए हैं, सो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। इसके बाद इस सेल थ्योरी का एक इम्प्रूवमेंट आता है जब आते हैं साइंटिस्ट रुडोल्फ वर्क्यू इन पिक्चर, ठीक है। रुडोल्फ वर्क्यू जो है, इन्होंने क्या डिस्कवर किया कि जो सेल्स हैं वो आ कहाँ से रहे हैं, ठीक है। ये मुर्गी और अंडे वाला क्वेश्चन तो नहीं है। तो एक सेल कहाँ से आ रहा है, यानी एक जो प्लांट सेल है, प्लांट में बहुत सारे सेल्स हैं, एनिमल में बहुत सारे सेल्स हैं, वो बन कहाँ से रहे हैं, क्या उनकी कोई शेल्फ लाइफ है या वो हमेशा इतने ही रहने वाले हैं, वो फिक्स है, ठीक है। सो रुडोल्फ वर्क्यू ने सर्च किया, उन्होंने बोला दैट एवरी सेल, सो उन्होंने इस तरह से दिया इसको ओमनियस सेलुला ए सेलुला, दैट मीन्स, अब इसको क्या, इसका मतलब है कि एवरी सेल एग्जिस्ट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। सेल एग्जिस्ट, सेल्स एग्जिस्ट और सेल डेवलप्स और ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो आया है वो पुराने सेल से आया है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये आपकी दो सेल थ्योरी आई जो कि यूनिवर्सल है सभी ऑर्गेनिज्म के लिए, कि सभी जो है सेल से बने हुए हैं, चाहे वो एक ही सेल से बने हुए हो, चाहे बहुत सारे सेल से बने हुए हो, चाहे वो पुराने तरीके के सेल से बने हुए हो, चाहे वो एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म हो। फिर सभी सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल्स हैं वो पुराने सेल से बनते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो आपके पुराने सेल्स थे, अगर वो ख़राब हो जाते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ ख़त्म हो जाती है, इंजरी हो जाती है और वो डेड हो जाते हैं, तो उनसे ही पहले वो अपना पहले एक नई सेल बना चुके होते हैं उस जगह को रिप्लेस करने के लिए, ठीक है, उस ऑर्गन को रिवाइव रखने के लिए। अब ये तो हुई सेल थ्योरी और डिस्कवरी। अब हम आते हैं व्हाट आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, ठीक है। क्या है बेसिक स्ट्रक्चर सेल के? बेसिक स्ट्रक्चर इन द सेल, एक सेल है तो क्या होगा, यानी अगर हम एक प्लांट को या एक एनिमल सेल को स्टेन करें, ठीक है, अगर हम एक माइक्रोस्कोप में देखें, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो है वो क्या कहता है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्या कहता है, कैसे देखेंगे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके लिए हम एक प्लांट सेल लेते हैं, हम एक एनिमल सेल लेते हैं, ठीक है। अब ये भाई ऐसा थोड़ी ना है किसी, अब प्लांट सेल तो चलो ले भी लोगे, ठीक है, एनिमल सेल कहाँ से लोगे और सेल कहाँ से लोगे, ठीक है। सो फॉर दैट प्लांट्स के लिए भी हम कोई बार्क वगैरह नहीं उखाड़ने वाले, नहीं पत्ती वगैरह उखाड़ने वाले, हम सिंपल एक अनियन लेंगे, अनियन का एक लीफ पील लेंगे, और जो अनियन का लीफ पील है, ठीक है, जो आप अनियन छीलते हैं ना उसमें एक बहुत ही शाइनी सी लेयर होती है, ग्लॉसी सी लेयर होती है, उसको हम लीफ पील बोलते हैं। और ये जो लीफ पील है, उस लीफ पील को हम अपने कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जब हम माइक्रोस्कोप से काम कर रहे होते हैं तो हमारे को ज़रूरत होती है कुछ इंस्ट्रूमेंट की, तो उसके लिए पहले हम ब्लेड से उस लीफ पील को एक स्क्वायर शेप में काट लेते हैं, उस झिल्ली को थोड़ा सा रफ स्क्वायर शेप में इस तरह से काट लेते हैं। अब उस रफ स्क्वायर शेप में काटने के बाद इसको हम स्टेन करते हैं। भाई ऐसे ही तो ये हमें ट्रांसपेरेंट ही दिखेगी। स्टेन करने के लिए अगर ये प्लांट सेल है तो हम लेंगे सैफ्रोनिन, ठीक है, और अगर ये प्लांट सेल नहीं है, ठीक है, तो बाद में बताऊंगी कौन सा स्टेन, ठीक है। सैफ्रोनिन लेंगे
और सेफ्रोनिन से इसको स्टेन कर देंगे। स्टेन करने के बाद इसको हम, अभी हमने इसे स्लाइड पे रखा हुआ है तभी हमने इसको स्टेन किया है। ये ऐसे आपके पास लीफ व्हील है, आपने उसके ऊपर स्टेन किया, कुछ ड्रॉपर से डाला। जब आपने इसे उसको स्टेन कर लिया उसके बाद एक्सेस स्टेन इसमें से रिमूव कर देंगे। और इसमें हम क्या है, कवर स्लिप, एक छोटी ग्लास स्लाइड होती है, थिन स्ट्रिप होती है, वो लगा के इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। साथ ही साथ एनिमल सेल के अंदर भी क्या होता है, एनिमल सेल में हम एक टूथपिक लेते हैं, ठीक है, और टूथपिक से जो हमारे हमारे जो अंदर माउथ के अंदर जो अंदर वाली सेल्स है उसको हम थोड़ा सा रब करते हैं टूथपिक से, ठीक है। और डेफिनेटली टूथपिक एकदम न्यू होनी चाहिए, एकदम स्टेराइल होनी चाहिए, इन्फेक्शन का डर रहता है। उससे हम कुछ जो थोड़ा बहुत आपने पील ऑफ किया है, बहुत ज़्यादा रब नहीं करना है, ब्लड नहीं लेकर आना है, लेकिन जो थोड़ा बहुत रब ऑफ किया है वो वहाँ पर स्लाइड पे एक वाटर ड्रॉपलेट डाल के उसके अंदर उसको टूथपिक को लगा देंगे। थोड़ा सा भी लगाने से बहुत सारे सेल्स वहाँ पर आ जाएंगे जिन्हें हम कहते हैं चीक सेल्स, चीक सेल्स आ जाएंगे ना। इन चीक सेल्स जो हमने यहाँ पर आ गए हैं बहुत सारे ही, क्योंकि थोड़े से अमाउंट में आ जाएंगे। सेल बहुत छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इसलिए एक थोड़े से एरिया में बहुत सारे सेल्स आ जाएंगे। अब ये जो चीक सेल्स हैं इनको देखने के लिए, क्योंकि ये भी ट्रांसपेरेंट होंगे, माइक्रोस्कोप में देखने के लिए इनको कलर करने के लिए होना होता है, हम इन्हें स्टेन करते हैं सो दैट वी कैन सी एविडेंटली, वी कैन सी द क्लियर इमेज, ठीक है। अब स्टेन कौन सा होगा, मिथाइल ब्लू फॉर द एनिमल्स, ठीक है। एनिमल सेल के लिए मिथाइलिन ब्लू स्टेन होगा और फिर इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे। उससे पहले हम इसके ऊपर एक कवर स्लिप लगा देंगे, ठीक है। जब हम कवर स्लिप लगा देंगे दोनों के अंदर, उसके बाद हमें क्या बेसिक स्ट्रक्चर दिखेगा, क्या बेसिक स्ट्रक्चर हमें दिखेगा, अगर हम यहाँ से लगा देंगे तो हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसका मतलब क्या है, माइक्रोस्कोप में जो स्ट्रक्चर दिखेगा वो ये दिखेगा कि इन प्लांट सेल देयर इज द रेगुलर शेप्ड सेल्स विच आर ऑफ ब्रिक शेप एंड दे आर रेगुलरली इंटरवलाइज्ड। मतलब उनका जो शेप है, प्लांट के जो सेल्स का शेप है वो बहुत ही रेगुलर होता है, ठीक है। जबकि अगर हम एनिमल का देखें, एनिमल के सेल की शेप देखें तो वो बहुत ही इरेगुलर शेप होती है, उसका एक कारण है, ठीक है, बहुत ही इरेगुलर होती है अगर हम यहाँ से डिफ्रेंशिएट करें तो, ठीक है। ये रेगुलर शेप होते हैं, इनका जो शेप होता है काफ़ी रिजिड होता है, उसका एक कारण है बिकॉज दे हैव अ स्पेसिफिक सेल वॉल। आउटर मोस्ट लेयर इज सेल वॉल, बट इन द प्लांट सेल इन द एनिमल सेल देयर इज नो सेल वॉल। outermost layer is the plasma membrane, ठीक है। हर सेल के या तो सेंटर में या पेरीफेरी में यू कैन फाइंड अ डार्क सर्कुलर स्ट्रक्चर विच इज नोन एज न्यूक्लियस, ठीक है। वो दिखेगा आपको हर सेल में, चाहे चीक सेल हो चाहे ये हो, दोनों में क्या दिखेगा, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। देन देर इज अ क्लियर एरिया, ठीक है, आपको यहाँ पे भी दिखेगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे एंड देयर इज अ क्लियर एरिया और द कैविटी विच इज नोन एज साइटोप्लाज्म, ठीक है। और इफ इट इज अ सेल, सो दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर। चाहे वो कोई भी सेल हो, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेल हो, उसमें ये कुछ स्ट्रक्चर जरूर रहेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, क्योंकि भाई इसी सेल में मैंने कह दिया इसमें सेल वॉल तो है ही नहीं, ठीक है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा और साइटोप्लाज्म रहेगा। ये बेसिक एंटिटी हैं जो हम एक 9th क्लास के बच्चे को दिखाते हैं, और ये बेसिक एंटिटी हैं जो एक सेल में ज़रूर रहेंगी। इसके बेसिस पे हम प्लांट और एनिमल सेल में डिस्कवरी कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बट अभी नहीं करते क्योंकि अभी और बहुत सी चीज़ें हैं जो प्लांट और एनिमल में डिफ्रेंशिएट करनी बाकी है, ठीक है। सो एक सेल के काउंट के बेस पे, ठीक है, कि कितने सेल हैं, ठीक है, नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे भी हम ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर कर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यूनी सेलुलर और मल्टी सेलुलर, ठीक है। इसी के अलावा ये तो क्या हुआ, नंबर ऑफ सेल पे डिफ्रेंशिएशन हुआ। इसमें इसके अलावा हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है। पुराना तरह का सेल है, बहुत पहले बना था, यानी मतलब उसके अंदर मॉडिफिकेशंस इतनी नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल जो आज भी है उसमें है मॉडिफिकेशन बहुत सारी, बट वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। या फिर यूकैरियोटिक सेल। और एक जो डिफ्रेंशिएट इसमें ज़रूरी होता है, जो पेपर में भी आता है आपके, वो डिफ्रेंशिएशन हम
पढ़ेंगे जब हम सारी ऑर्गेनल पढ़ लेंगे, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, इस चैप्टर को और भी हमें पढ़ना है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर पढ़ेंगे, सिर्फ क्लास 9th के हिसाब से, ठीक है। सो थैंक यू अबाउट दिस वीडियो। चलिए आगे देखते हैं अगली वीडियो में।